हम लोग टेंस का इसके पहले जो कल पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, आज उसी के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस से लेके प्रेजेंट इंडेफिनिट तक का जो मायने हैं, अगर हम पढ़ें तो उसके अंतर्गत बहुत सारी डीपली नॉलेज है। कुछ वाक्य हमारे दिखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह रहेंगे, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। लेकिन अभी इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम ये ध्यान दें कि हमें पढ़ना क्या है। कल जो हमने सीखा है उसके बारे में, ताकि हम उस टेंस को जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भली भांति जान जाएं कि उसे कैसे पढ़ना है, कैसे हल करना है, उसमें किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है। तो एक बार मैं आपको प्रीवियस नॉलेज दे देता हूँ कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि में से कोई एक आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसकी सहायक क्रियाएं डू और डज होती हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसी बात को हम इंग्लिश में जान जाएं कि हिज सेंटेंस हैज इन इट्स एंड ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, etc is called present indefinite tense. Do or does is the helping verb of this tense. Does for singular number, do for plural number. But any helping verb is not used in present indefinite tense in affirmative sentence, but yes or es is used in main verb for making singular number according to subject. If subject is singular number, then helping verb or main verb is for singular number. इसके हम कुछ वाक्य लिख करके हल कर लें कि इससे हमें कैसे हल करना है। हमने लिख दिया मोहित एक नई पतंग बनाता। हम सबसे पहले पता करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो सर जी ने बताया, सर जी ने कहा कि मोहित एक पतंग बनाता है। इस वाक्य के अंत में हम ध्यान देंगे तो इस वाक्य के अंत में ता है लिखा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कोई इंग्लिश में पूछता तो विच टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस, तो हम देख के बताएंगे सर जी ता है इज यूज्ड इन द एंड ऑफ इन दिस सेंटेंस, सो वी शैल कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस। अब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले कर्ता, फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ मोहित है। मोहित इज सिंगुलर नंबर, मोहित एक वचन है, इसलिए इसके साथ किसी सहायक क्रिया का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। और वह मुख्य क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो यहाँ मुख्य क्रिया बनाना है। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें मुख्य क्रिया कौन है? तो हम सबसे अंत में चले जाएंगे। है लिखा है से जो सीटा हुआ हो वही हमारा मुख्य क्रिया होता है। तो है से सीटा हुआ बनाता है। बनाता की अंग्रेजी मेक होता है, लेकिन मेक मीन्स बनाते हैं होता है। और बनाते कोई भी मुख्य क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। तो आप मोहित बनाते हैं सही नहीं पढ़ रहा, अगर कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। यहाँ मोहित
एक वचन है तो मोहित को एक वचन, मोहित के साथ हम एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। मेक माने बनाना, तो मोहित जब एक वचन है तो इसमें हम यस लगा के मेक को भी एक वचन बना लेंगे, क्योंकि ये रूल है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन मेन वर्ब इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर। तो मोहित मेक्स हो गया, करता हो गया, सहायक क्रिया इसमें लगाना ही नहीं है, क्रिया हो गया। अब कर्म का नंबर है, ऑब्जेक्ट का नंबर है ए न्यू काइट। दूसरा सेंटेंस इसी का हो गया, मोहित एक नई पतंग नहीं बनाता। मोहित एक नई पतंग नहीं बनाता। तो यहाँ ये पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन कैसा वाक्य है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सर जी ने कहा था डच फॉर सिंगुलर नंबर एंड डू फॉर प्लूरल नंबर। हियर मोहित इज सिंगुलर नंबर, सो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर। तो मोहित डच नॉट ए न्यू काइट। तीसरा है, क्या मोहित एक नई पतंग बनाता है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक के 7 बिंदुओं में से एक शब्द क्या लिखा मिला है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। और इसका जब हम हल करेंगे तो सर जी ने कहा था इफ एनी सेंटेंस, इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड before of any sentence, then it's converted into English. The meaning of question word is not used, but helping verb is used according to subject. Here Mohit is singular number, then helping verb is used for singular number. तो यहाँ हो जाएगा 10 मोहित make a न्यू प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा प्रकार का वाक्य, यदि प्रश्नवाचक 2 तरह से होता है, एक क्या पहले आता है, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में। यदि हम इसको आसानी से जान जाए, एक ही टेंस, बाकी अक्लमंद इशारे काफी, हम और सारे टेंस को बहुत आसानी से जान जाएंगे, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो चौथे वाला प्रकार हो जाएगा मोहित एक नई पतंग क्यों बनाता? प्रश्नवाचक चिन्ह। मोहित लेकिन यही हमें ध्यान देना है, मोहित अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जब ध्यान पड़ा कि ये कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है और उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना। तो यहाँ सर जी ने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड बिटवीन ऑफ एनी सेंटेंस देन इट्स कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड बिफोर। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी वाई हो जाएगा, वाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डस
वाई डज मोहित मेक मुख्य क्रिया ए न्यू फ्राइड प्रश्नवाचक। हम आशा करते हैं बच्चों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसानी से आ गया होगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। अब हम इसी टेंस में आगे बढ़ेंगे। तमाम हमारे बहुत सारे प्रकार के वाक्य ऐसे मिलेंगे जो दिखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा लेकिन वो रियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है, बल्कि आगे हम चल के पढ़ेंगे कि हमारे कुछ ऐसे मॉडल होते हैं, जैसे मैं घर नहीं जा सकता, यहाँ भी तांत में आया है। दूसरा, उससे चला नहीं जाता, उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे। या कुछ कहावतें हैं, कहा कुछ जाएगा अनुवाद कुछ होता है। कुछ ऐसे भी होंगे दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगे लेकिन अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो उस सब को हम अलग पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इधर की जानकारी ले लें। अब हम नेक्स्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की हिंदी वर्तमान होता है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी या अपूर्ण। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी या जो काम जारी हो, इसका मतलब पूरा नहीं है तो हम अपूर्ण भी कह सकते हैं। अपूर्ण टेंस मीन्स काल, यानी वर्तमान अपूर्ण काल या अपूर्ण वर्तमान काल हम दोनों कह सकते हैं। इसकी परिभाषा हम ध्यान देंगे, सुनेंगे अच्छे से। परिभाषा, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, कमा रहे हैं, आदि में से कोई एक आता है तो वहां पर पीसीटी होता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए पीसी। इसकी सहायक क्रियाएं इज एम आर होती हैं। इसकी सहायक क्रियाएं इज एम आर होती हैं। अब आगे हम ध्यान देंगे क्योंकि सर जी ने कहा था कुछ ही बिंदु है, पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, और इस टेंस के जो मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। इन्हीं हम कहीं भी कॉन्टिन्यूअस सुन लेंगे, ये बात अपने दिमाग में रख लेंगे कि अगर कॉन्टिन्यूअस है उसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, और यदि कहीं आईएनजी लगा है तो हम जरूर ध्यान देंगे कहीं इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं है। ज़्यादातर सिचुएशन कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होता है बच्चों। और ऊपर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ हमें नहीं मिलेंगी। जेरेंट मिलेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा, वहाँ भी आईएनजी लगता है, लेकिन हम अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा करके उसके बारे में जान लेंगे। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो
अभी हमने टेंस सीखा उसे कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। सर जी इंग्लिश में हम कैसे उसे बात करेंगे, कैसे जानेंगे? क्योंकि हम लोगों का जो क्लास है वो 6 से 12 तक देखना है, हर एक स्तर को देखना है, मेंटेन करना है। इसमें कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, और उनका जो यही ग्रामर जिनका कमज़ोर होता है उनकी अंग्रेजी सबसे वीक होती है, सबसे कमज़ोर होती है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे। तो यहाँ हमें ये पता चला कि विच सेंटेंस हैज़ इन इट्स एंड रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, etc in its end, so we shall call present continuous tense is presented in this sentence। तो वहाँ पे present continuous tense होता है। Its helping verb is MR, इसकी सहायक क्रियाएं is MR होती हैं। is for singular number, R for plural number, am for only I। यहाँ एक वचनकर्ता के साथ is हमने बताया था। एक वचनकर्ता ही, सी, इट अथवा एनी नेम, ही हो, सी हो, इट हो, एनी नेम माने कोई नाम हो, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, किरण, मोहन, हंस, चिड़िया, ये सब एक वचनकर्ता है। और बहुवचनकर्ता आई, वी, दे, यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आई को निकाल दिया जाएगा, आई के साथ ओनली एम का प्रयोग किया जाएगा। बाकी और वी, दे, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। और बहुवचन संज्ञाओं के साथ जैसे गायें, घोड़े, बकरियां, लड़के, लड़कियां, इनके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। इसके मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि आईएनजी कब लगाते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती हैं, उस पे हम ध्यान दें कि आईएनजी के रूल क्या हैं, आईएनजी कहाँ लगाया जाता है और कहाँ नहीं लगाया जाता है, और आईएनजी लगाने से क्या क्या कब परिवर्तन होता है, उस पे हम ध्यान देंगे। 23 टेंस में हम आगे सीखेंगे आईएनजी का प्रयोग। इंग जोड़ने का नियम, जोड़ने का इंग अभी सर जी ने कहा था इस टेंस के मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस शो करने के लिए। क्योंकि यहाँ ये पढ़ाया गया, बताया गया, पता चला सर जी ने कहा था कि आईएनजी यहाँ लगाना है, तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि आईएनजी कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, उन बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे। तो आईएनजी के रूल यही है कि यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में ई हो, जैसे राइट, इसके अंत में ई है, यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में ई हो, जब वहाँ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो लास्ट का ई हटा दिया जाता है, यदि वहाँ ई का प्रयोग नहीं किया जाता है तब क्या हो जाएगा, राइट। जैसे कम, कम के अंत में भी ई है, जब वहाँ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा रूल है, यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में कोई व्यंजन अक्षर हो, कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वहाँ जब हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो हम कुछ सावधानियां बरतेंगे। यदि अंतिम अक्षर व्यंजन वर्ण हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले एक स्वर हो, तो जब उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो अंतिम वाले अक्षर को दुगना कर दिया जाता है। जैसे फुट, फुट में जब हम आईएनजी लगाएंगे, देखो यहाँ टी कॉन्सोनेंट लेटर है और इसके पहले एक स्वर है, वावेल है, जब यहाँ आईएनजी लगाएंगे तो ये टी डबल हो जाएगा, पुटिंग। जैसे रन है, रन में यन डबल हो जाएगा। स्विम है, स्विम में यम डबल हो जाएगा। तीसरा रूल है, यदि किसी
मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके पहले दो स्वर, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे रीड है, इसमें आईएनजी, तब ये हो जाएगा रीडिंग। कीन है, चौथा यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में ई हो और उसके पहले भी एक स्वर हो, तो कुछ सिचुएशन ऐसे मिलेंगे, गिने चुने इंपॉर्टेंट बिंदु है कि वहां हम कुछ अलग चेंज करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे डाई, डाई माने मरना, जब यहाँ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कभी सर जी ने आपने सिखाया था जिसके अंत में ई हो, ई को हटा के आई लगा दिया जाता है, तो आपने कहीं नहीं ऐसा देखा होगा, कहीं डबल आई का प्रयोग। तो ये रूल है, यदि किसी के अंत में आई हो, जब उसमें आईएनजी लगाना हो तो आई की जगह पे वाई का प्रयोग किया जाता है, तब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा डाई है, जैसे टाई है, और भी बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसके अंत में आई लगा रहेगा, जब उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे तब हम आईएनजी के जगह पे वाई का प्रयोग करेंगे। तो यही आईएनजी के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं, इन्हें हमें पढ़ लेना है, रख लेना है, ध्यान देना है। एक बार फिर बता दें, जिसके अंत में ई हो आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा दिया जाएगा, अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले एक स्वर हो, तो जब आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो अंतिम वाला अक्षर डबल हो जाएगा। यदि किसी के अंत में अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके पहले दो स्वर हो, जब वहाँ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तब हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि किसी के अंत में आई ई हो, जब वहाँ हम हल करेंगे तो आई ई की जगह पे वाई का प्रयोग किया जाएगा। अब हम पूरे टेंस को विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे और कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में अब ध्यान। हमने एग्जाम्पल लिख लिया है, श्याम एक पत्र लिख रहा है। इस वाक्य के अंत में रहा है आया है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सर जी ने बताया भी था, पहचान का तरीका है, शुरुआत में है से पता चल गया प्रेजेंट है, रहा रही से पता चल गया कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब जब हम अनुवाद करेंगे तो सर जी ने कहा था सबसे पहले करता है, हम चेक करें, करता है श्याम, श्याम लिख लेंगे। श्याम इज सिंगुलर नंबर, श्याम किसी का नाम है, इसलिए यहाँ एक वचन करता है, दूसरा नंबर सहायक क्रिया का है, तो कोई भी सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। तो हेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर, इट्स हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और इसकी सहायक क्रियाएं इज एम आर होती हैं। तो श्याम एक वचन है, इसलिए यहाँ इज। उसके बाद मुख्य क्रिया हमने बताया था सबसे अंत में चले जाओ, उससे जो सीटा हो, लिख रहा सीटा है, तो लिख रहा की अंग्रेजी राइट होता है। राइट लिखने के बाद उसी में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, इसकी जगह पे आई हो जाएगा, राइटिंग ए लेटर। किसी भी टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3,
साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है। एक प्रश्नवाचक शब्द में क्या पहले आता है, दूसरे प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। और जब उसी प्रश्नवाचक शब्द में नहीं लगा देते हैं तो कुछ जगहों पे हमारे जो सहायक लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, उसे 6 प्रकार बताते हैं, लेकिन टेंस मात्र 3 ही प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जब जाने तो पता चला इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, जैसा कि पहले पढ़ाया जा चुका है, बताया भी जा रहा है, वहाँ हम ध्यान दें। तो ये है आपका श्याम एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो हम सबसे पहले श्याम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। यानी हम पहले कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। सर जी ने कहा था यदि कोई सेंटेंस निगेटिव हो तो उसमें नॉट का हमेशा तीसरा स्थान होता है। तीसरे टाइप वाला 2 प्रकार का होता है, क्या पहले आता है, क्या बीच में आता है। तो क्या श्याम एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या पहले आया है। सर जी ने कहा था किसी भी वाक्य में क्या पहले आएगा तो उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, तो हो जाएगा इज श्याम राइटिंग ए लेटर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यदि नहीं लगाएंगे तो वो हमारा गलत मान लिया जाता है, जो सबसे बड़ी गलती में गिना जाता है। चौथे प्रकार का जब हम ध्यान देंगे, यानी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिसे इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ये 2 प्रकार का होता है, तो ये हम ध्यान देंगे। तो अगला हमारा हो जाएगा श्याम एक पत्र कब लिख रहा है। यहाँ कब बीच में आया है, इसलिए कब की अंग्रेजी सबसे पहले। तो व्हेन माने कब, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। सर जी ने कहा था यदि हम सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे तो कब की अंग्रेजी जब हो जाएगी, तो वहाँ हम लोग ध्यान देंगे। तो व्हेन इज श्याम व्हेन इज श्याम राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ बच्चों हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। यानी हम 2 टेंस के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगले का नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों यहाँ भी बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे कोई कह दिया पंखा चल रहा है, दिखने में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन अनुवाद उस तरह से नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी 3 प्रकार की इंग्लिश होती है, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। तो तीनों के अलग अलग अपने रूल हैं, अलग अलग अपने वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ सेंटेंस रहेंगे, कुछ दिखेंगे कुछ, और अनुवाद कुछ में किया जाएगा।
तो पंखा चल रहा है दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अनुवाद उस तरह से नहीं किया जाएगा क्योंकि वो चल रहा है, दिख तो रहा है। हम द फैन इज मूविंग, द फैन इज रनिंग करेंगे तो ये भी सही है, लेकिन बोलचाल के तौर तरीके में सीधे ये बोला जाएगा द फैन इज ऑन, यानी इसका अनुवाद इसी प्रकार से किया जाएगा। रेडियो बज रहा, दी रेडियो इज ऑन। तो इस प्रकार से हम ये भी ध्यान देंगे कि जो बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं वो लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अच्छी तरह से इनको जान जाएं। बच्चों आज यहीं तक, धन्यवाद। फिर अगला हम लोग अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मुलाकात करेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।